नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनो क्रैकर में। आज के डिक्टेशन की गति है 60 वर्ड प्रति मिनट, 70 और 80 वर्ड प्रति मिनट। तो आइए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। पहले 60 वर्ड प्रति मिनट का डिक्टेशन आप लोग लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनाओं में आर्थिक कमजोरी सबसे प्रमुख आधार है, जो किसी योजना के लाभार्थी की पहचान करता है। इस तरह महिलाएं भी सभी योजनाओं का लाभ उठाने के योग्य हैं, परंतु भारत सरकार ने कुछ महिला विशिष्ट योजनाएं भी लागू की हैं, जो सीधे तौर पर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का कार्य करती हैं। साथ ही महिलाओं की बेहतरी के लिए कुछ विशेष नियम कानून भी बनाए गए हैं या पुराने नियमों में संशोधन किया गया है। इस संदर्भ में वर्तमान सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य आबादी में लड़कियों के निरंतर कम होते लिंग अनुपात को बढ़ाना था। साथ ही बेटियों की शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाकर उनको सशक्त बनाना भी इसका एक लक्ष्य है। वर्ष 2015 में इसे 100 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 400 जिलों में लागू किया गया था, परंतु अब इसका दायरा बढ़कर 640 जिलों तक पहुंच गया है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि आबादी में लड़कियों के जन्म का अनुपात वर्ष 2014-15 के 918 के मुकाबले बढ़कर 931 पर पहुंच गया है। हमारे देश में कई बार महिलाएं शोषण या प्रतिकूल दशाओं का शिकार होकर बेसहारा हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वाधार गृह नामक एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आवास से लेकर खान पान और स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध कराई जाती हैं और एक बार पुनः अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सशक्त बनाया जाता है। यह योजना आर्थिक पहलू के साथ महिलाओं को भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। गर्भ के पंजीकरण के उपरांत शिशु के जन्म तक महिला को 5,000
रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। स्टॉप। अब अगला मैटर जो है 70 वर्ड प्रति मिनट का है। तो आइए अब अपना लिखते हैं 70 वर्ड प्रति मिनट का मैटर, जो कि स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो न केवल अपनी समान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और परंपरागत पृष्ठभूमि के कारण आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हैं, अपितु उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी दृष्टि से भी यह बहुत जरूरी है कि बाह्य खतरों का सामना करने के लिए उनका यह जोड़ अधिक से अधिक मजबूत और स्थायी रहे। भूतकाल में इसके लिए दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ की यात्रा करते रहे हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सन 60 के बाद के 4 वर्षों में गलतफहमियों के कारण आपसी संबंधों में जो कटुता आ गई थी वह इस प्रकार की यात्रा के बाद ही खत्म हुई थी। यद्यपि वर्तमान में दोनों देशों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है और संबंधों का एक मधुर दौर चल रहा है, किंतु फिर भी उप प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने 3 दिन की जो नेपाल यात्रा की है उसके लाभ को कम आंकना एक भूल होगी। दो देशों के बीच संबंध स्थायी और मजबूत रहें, इसके लिए यह तो जरूरी है ही कि उनके बीच एक दूसरे के विकास और समृद्धि के लिए सहयोग का क्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत हो। यह विस्तार आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक आदि सभी क्षेत्रों में हो सकता है। साथ ही इस सहयोग का रूप ऐसा होना चाहिए कि किसी को यह न लगे कि दूसरा उसे अपने समकक्ष नहीं रख रहा अथवा अपनी तुलना में उसकी स्थिति का बेवजह फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, मैत्री के पारस्परिक सूत्र को दृढ़ करने के लिए विचारों, आदर्शों और सिद्धांतों में साम्य तथा अंतर्राष्ट्रीय नीति में एकता का भी बहुत अधिक महत्व है। कहना ना होगा कि श्री देसाई की यात्रा के बाद जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है वह इस बात का सबूत है कि इन सब की प्राप्ति में बेहद सफलता मिली है। इसलिए उप प्रधानमंत्री ने उसे आश्चर्यजनक उपलब्धि नाम दिया है। उससे
न केवल उनके अपने गौरव में वृद्धि होगी, अपितु दोनों देश अपने को एक दूसरे के और भी निकट अनुभव करेंगे। विज्ञप्ति में यह लिखा है कि दोनों देशों के उप प्रधानमंत्री पूर्ण सह-अस्तित्व, गैर गुटबंदी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के सिद्धांतों को दृढ़ समर्थन करते हैं। स्टॉप। अब अगला मैटर 80 वर्ड प्रति मिनट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज भारत में वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने की जद्दोजहद चल रही है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च 2020 से घोषित लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की मुसीबतें सुरसा के मुख की तरह बढ़ा दी। दिहाड़ी पर काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर लंबे समय तक तालाबंदी रहने की आशंका में कर्फ्यू की स्थिति होने के बावजूद बड़ी संख्या में अपने अपने गांवों और स्थानों को वापस लौट पड़े। यह दर्शाता है कि कोरोना वायरस महामारी केवल एक चिकित्सा संकट नहीं है, बल्कि उतना ही बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। लॉकडाउन में सभी तरह के उद्योगों ने पहले ही काम बंद कर दिया। कामकाज के समय में कटौती की गई और कर्मचारी हटाए गए। अनेक छोटी उत्पादन इकाइयां और सेवा प्रदाता पतन के कगार पर पहुंच चुके हैं। दुकानें व रेस्तरां चलाने के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर सबसे पहले उन लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है जिनके काम धंधे अनिश्चित होते हैं, जैसे अनुबंध और आकस्मिक श्रमिक, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आदि। कामकाज व रोजगार के अवसरों की अनिश्चितता और शहरी क्षेत्रों में रहने की उच्च लागत के कारण प्रवासी श्रमिकों पर अपने मूल निवासों पर लौटने का दबाव लगातार बना हुआ है। नाजुक परिस्थितियों वाले ये समुदाय शायद ये नहीं समझ पाए कि उनके इस तरह वापस जाने से उनके परिवार और अन्य आमजन के लिए जान का खतरा पैदा हो सकता है। नतीजतन समाज में गरीबी और असमानता के चक्रों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने कमजोर तबकों तक नगद लाभ, अग्रिम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सहायता के रूप में आय एवं राशन की व्यवस्था, खाद्य राशन, मजदूरी संरक्षण, आश्रित आबादी के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं
पहुंचाने की दिशा में काफ़ी कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए देशव्यापी समन्वित और सुसंगत उपाय अपनाने की सलाह दी है। पहली बार सामाजिक सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल 1935 में हुआ, जब अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। 1938 में न्यूजीलैंड में यह चर्चा में आया। भारत में सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं देने के लिए 1948 से लेकर समय समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए, जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984 आदि। स्टॉप। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए हों तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।